हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चली होगी। मेरा नाम है प्रभात। क्लास 11th फिजिक्स में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग बात करना शुरू कर देंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डायमेंशंस के बारे में बात कर ली थी। हम लोगों ने यह समझ लिया था कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, साथ ही साथ अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। अब डायमेंशन एनालिसिस के जो एप्लीकेशन है, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने टॉपिक अगर अपने स्कूल में पहले पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि इसमें कई बार ये टॉपिक पूछा जाता है कि आपको एक फिजिकल क्वांटिटी बताई जाती है और वो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। हमें ये निकालना होता है कि उस क्वांटिटी जो आपको दी गई है और वो जिसके ऊपर डिपेंड कर रही है उसके बीच में क्या फॉर्मूला होता है। साथ ही साथ डायमेंशन एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज ये भी होता है कि अगर आपको एक फिजिकल क्वांटिटी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में दिया हुआ है और दूसरे यूनिट सिस्टम में उसे कन्वर्ट करना है तो कैसे करा जाए, मतलब इन शॉर्ट यूनिट कन्वर्जन। और आपको पता होगा क्लास 10th में या 9th में आपने ये बहुत नोटिस करा होगा, कई सारे न्यूमेरिकल तो यूनिट कन्वर्जन की वजह से गलत होते हैं। तो यहां पर तो क्लास 11 में और भी बड़े बड़े फॉर्मूले आने लगेंगे, वहां पर और बड़े बड़े टर्म्स आएंगे, बहुत बड़े बड़े ऐसे भी टर्म्स आएंगे जिनमें डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होंगी। तो उन यूनिट्स को कैसे सिस्टमैटिकली कन्वर्ट करना है ये भी आप इसके एप्लीकेशन के अंदर पढ़ोगे। तो बिना और कोई टाइम वेस्ट करे सीधे हम अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं सीधे एक ऐसे एप्लीकेशन में जिसमें हम फॉर्मूला डिड्यूस करेंगे एक फिजिकल क्वांटिटी का, जब एक फिजिकल क्वांटिटी कई सारी अलग अलग क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मान लीजिए हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है। अब सिंपल पेंडुलम क्या डिवाइस होती है, बड़ा सिंपल सा आइडिया होता है। हमारे पास एक थ्रेड होता है, उस थ्रेड के नीचे हम एक छोटा सा मास लटका देते हैं और उसे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ऑसिलेट कराते हैं, टू एंड फ्रो मोशन कराते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम बोल देते हैं सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम में जब कोई भी पार्टिकल इस पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके इस पोजीशन पर वापस आता है तो इसे बोलते हैं एक ऑसिलेशन। और इस ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है इसे बोलते हैं टाइम पीरियड। अब हमें कई बार ये टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होता है सिंपल पेंडुलम का। ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम लोग ड्राइव करेंगे पर्टिकुलरली इस डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से। अब डायमेंशन एनालिसिस हम कैसे लगाने वाले हैं उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये जो टाइम पीरियड है ये कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड होता है। अब मोस्टली जब ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो आपको ये पैरामीटर सीधे सीधे गिवन होंगे। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि इस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो इस पेंडुलम के हेड की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का हमें बताया जा रहा है कि ये डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, साथ ही साथ इस पेंडुलम के इस ब्लॉक के मास के ऊपर जिसे हम बॉब भी बोलते हैं, तो ये मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। और साथ ही साथ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर ये मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी ये डिपेंड करता है। अब हमें एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिसमें टी एल एम और जी के साथ रिलेट कर जाए और ये डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से करना है। इसमें हमें कोई कंसेप्चुअल आइडियाज नहीं लगाने हैं। तो इसे डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा आइडिया होता है। हम लोगों ने पढ़ा है डायमेंशन के अंदर कि किसी भी फिजिक्स के फॉर्मूले में अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई टर्म दिया है और राइट हैंड साइड पे कोई टर्म दिया है तो उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। हम इसी बात का फायदा उठा के डेरिवेशन करेंगे। हमें ये बोला गया है टाइम पीरियड इन्हीं तीनों चीजों पर डिपेंड कर रहा है, यानी बेसिकली में जो टाइम पीरियड आने वाला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल एम और जी। लेकिन ऐसा कोई गारंटी तो है नहीं कि एल की पावर 1 के ऊपर ही डिपेंड करे। जैसे आप सबने ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है तो आपको पता होगा ग्रेविटेशन फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो दो बॉडीज के मास के बीच की जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली रिलेटेड होता है। तो अब हमें पता है कि जो फोर्स है वो आर पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन आर की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, वो भी इनवर्सली। तो हम कोई बात ये गारंटी से नहीं कह सकते कि जो टाइम पीरियड आने वाला है वो एल एम और जी की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। फॉर्मूले में ये कोई भी टर्म आ सकता है, हाँ, लेकिन अगर कोई भी टर्म यहाँ पे पावर के फॉर्म में आया वो इस तरह से एडजस्ट करेगा कि फॉर्मूले में जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म है इसकी डायमेंशन और राइट हैंड साइड पे जो पूरा टर्म है इसकी डायमेंशन सेम आनी चाहिए। तो अब क्योंकि हमें श्योरिटी नहीं है कि यहां पर पावर 1 ही आने वाली है तो हम यहां पर खुद से पावर्स को अज्यूम करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो हम मान लेंगे यहां पर एल के ऊपर पावर ए आ रहा है, एम के ऊपर पावर बी और जी के ऊपर पावर सी आ रहा है। अब अगर मुझे ये ए बी सी की वैल्यू मिल गई तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिवाइस अप हो जाएगा, डिराइव हो जाएगा। अच्छा, इसकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमें ये पता है कि अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हमें डालना है तो एक कांस्टेंट लेकर आएंगे। तो कांस्टेंट हम ले आए के, एल की पावर ए, एम की पावर बी, जी की पावर सी, ये पूरा फॉर्मूला बन रहा है। हाँ, अब एक बात याद रखने की जरूरत है कि जब भी हम यहां पर के को इस्तेमाल करेंगे
तो ये के हमेशा डायमेंशन लेस होना चाहिए। अगर हम कोई ऐसा फॉर्मूला डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कांस्टेंट की भी कोई डायमेंशन है, तो लेट मी टेल यू, यहां पर डायमेंशन एनालिसिस फेल होने लगता है, आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। तो डायमेंशन एनालिसिस के अपने फ्लॉज भी होते हैं, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। बाकी अब कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, के डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो हम यहां पर डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का आइडिया लगाएंगे। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ये बोलती है कि लेफ्ट हैंड साइड पर इक्वेशन के अंदर जो भी टर्म लिखा है इसकी डायमेंशन, और राइट हैंड साइड पे जो भी टर्म्स लिखे हैं इनकी डायमेंशन ये मैच करनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर टी जो लिखा है टाइम पीरियड, तो इसकी टाइम की डायमेंशन बराबर आने चाहिए, के डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो इसकी डायमेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एल की डायमेंशन एल होगी, तो टी की डायमेंशन मैच करनी चाहिए एल की पावर ए की डायमेंशन से, साथ ही साथ एम मास की डायमेंशन एम, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी डायमेंशन एल टी माइनस 2। तो हमने एल एम और जी सबकी डायमेंशन रख दी, और डायमेंशन एनालिसिस के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी टर्म लिखा है उसकी डायमेंशन और राइट हैंड साइड पे जो टर्म लिखी है इसकी डायमेंशन मैच कर जानी चाहिए। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे लेंथ मास के टर्म आ रहे हैं, बट लेफ्ट हैंड साइड पे कोई लेंथ मास का टर्म नहीं है। तो इसका मतलब है ए बी सी की कुछ ऐसी वैल्यू आनी चाहिए कि लेंथ के टर्म मास के टर्म गायब होने लगे। इन्हें गायब कैसे करेंगे? कंपैरिजन करके। आप जरा नोटिस करो, लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पर सिर्फ हमारे पास टाइम का डायमेंशन दिया हुआ है। एक काम करते हैं, इसको अगले पेज पे कॉपी कर लेते हैं। हमें यह पता चल गया है कि जो टाइम की डायमेंशन है वो बराबर आ रहा है एल की पावर ए, एम की पावर बी, और साथ ही साथ एल टी की पावर -2 की पावर सी। अब हमें यहां पर एबीसी की वैल्यू निकालनी है, इनको कंपेयर करके हम बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास मास का अगर कोई डायमेंशन नहीं तो हम ऐसा मान सकते हैं कि मास की डायमेंशन 0 होगी लेफ्ट हैंड साइड पे। लेंथ की कोई डायमेंशन नहीं तो ये मान सकते हैं लेंथ की डायमेंशन 0 होनी चाहिए। टाइम की डायमेंशन हमें दे रखी है। अब हम राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे, जितने भी लेंथ के डायमेंशन के टर्म्स हैं उन्हें एक साथ कंपाइल कर लेते हैं। तो यहां पर लेंथ की पावर ए आ रही है, यहां पर लेंथ की पावर सी आ रही है। तो अगर दो बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम बेस है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो एल के ऊपर इवेंचुअली जो पावर बनेगी वो ए प्लस सी बनेगी। सिमिलरली मास की डायमेंशन हमने अलग लिख ली, और टाइम की डायमेंशन अगर हम लिखें तो यहाँ पे टाइम की डायमेंशन के पावर -2 है और उसके ऊपर पावर सी है। तो पावर रूल अगर हम लगाएं तो यहाँ पे टी के ऊपर पावर आ जाएगी -2 सी। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड के साइड की डायमेंशन के अगर बराबर है, तो अगर यहां पर एल की पावर 0 है तो राइट हैंड साइड पे भी एल की पावर 0 आनी चाहिए, विच मीन्स हमें ए प्लस सी 0 मिलना चाहिए। तो हमारे पास देखो क्वेश्चन में 3 वेरिएबल है, ए बी और सी। समहाउ हमें 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, और ये डायमेंशंस को कंपेयर करके हम इक्वेशन बनाएंगे। पहले इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन के बारे में अगर बात करें तो मास की डायमेंशन बी है, और लेफ्ट हैंड साइड पे मास की डायमेंशन 0, मास की जो पावर है वो 0 है, यहां पर मास की पावर बी है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू भी क्या आ गई? 0। ये इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे टाइम की पावर 1 है और यहाँ पे टाइम की पावर -2c है, विच मीन्स -2c 1 के बराबर आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। c की वैल्यू आ गई -1/2। तो हमें c की वैल्यू मिल गई -1/2, b की वैल्यू मिल गई 0। अब अगर हम c की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें a की वैल्यू भी मिल जाएगी। फटाफट इसको भी निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहीं पे मैं सॉल्व कर लेता हूं क्योंकि थोड़ी सी जगह अपने पास अवेलेबल है। तो a प्लस सी हमें 0 दे रखा है, और c की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं -1/2। थोड़ा सा लेफ्ट में हो जाता ताकि आपको यहां पर आराम से दिखाई दे जाए। अब हमने c की वैल्यू यहां पर डाली -1/2, राइट हैंड साइड पर अगर हम भेजेंगे तो ये आ जाएगी +1/2। तो हमें a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू भी मिल गई और c की वैल्यू भी मिल गई, और इवेंचुअली हमें यही a b c की वैल्यू निकालनी थी। अगर हमें a b c की वैल्यू मिल जाएंगी तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम आराम से ड्राइव कर पाएंगे। तो a b c की वैल्यू मिल गई है, बस हम इनको यूज कर लेते हैं अपने टाइम पीरियड के फॉर्मूले में। तो हम पुट करने वाले हैं, a की वैल्यू अपने पास आई है 1/2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -1/2। तो पुट a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन t is equals to k l to the power a m to the power b and g to the power c। हम इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं क्योंकि यही इक्वेशन तो हमारा फॉर्मूला है, बस इसमें a b c का टर्म हमें लाने की जरूरत थी। अब यहां पर हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, g to the power c। यहां पर सारी वैल्यू हम पुट करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कुछ हमें डिफरेंट तरीके से दिखाई दे। तो t इज इक्वल टू k, l के ऊपर पावर a की वैल्यू है 1/2, m के ऊपर पावर b की वैल्यू है 0, g की पावर -1/2।
अब m के ऊपर पावर अगर 0 आ रही है इसका मतलब ये टर्म हमारे फॉर्मूले में आएगा ही नहीं। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला डेवलप होते हुए आ रहा है वो आ रहा है k l टू दी पावर 1/2। अब g की पावर -1/2 को अगर पॉजिटिव बनाना है ताकि थोड़ा सिस्टमैटिकली लिख पाए तो हम उसे डिनोमिनेटर बेच के पॉजिटिव कर देते हैं। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें पता है कि जैसे यहां पर दो अलग अलग टर्म डिवाइड हो रहे हैं लेकिन इनके ऊपर सेम पावर है, तो मैथ का रूल ये बोलेगा कि आप इस टर्म को रेशियो में लिखकर एक कॉमन पावर लगा सकते हो। भाई हम सबको ये पता है ना कि a की पावर m है, b की पावर m है, और अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो मैथ बोलती है आप इसे ऐसे लिख सकते हो a/b टू दी पावर m। यही आइडिया मैंने यहां पर यूज करा। बाकी यार समझदार बच्चों को पता होगा पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब है यहां पे टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा k स्क्वायर रूट l/g। और ये जो k कांस्टेंट है इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड आउट ऑलरेडी कर रखी है और ये वैल्यू आती है 2 पाई। कई बार न्यूमेरिकल्स में आपको खुद बता दिया जाएगा कि k यहां पर 2 पाई आपको लेना है। अच्छा 2 पाई देखो एक नंबर है तो ये डायमेंशन लेस होगा, तो हमारा जो एक्चुअल फॉर्मूला बनेगा आप ले सकते हो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l/g। तो ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने डिवाइस कर लिया, डिराइव कर लिया, बिना कोई फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पता हुए, बिना ये पता करे कि दरअसल में सिंपल पेंडुलम मूव कैसे करता है, कौन से फोर्स के इन्फ्लुएंस में करता है, कैसे ये फॉर्मूला लॉजिकली आएगा। हमने ऐसी कोई बात नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ प्योर डायमेंशन एनालिसिस से ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। आप नोटिस करो इससे पहले क्लास 10 में जब आप कोई डेरिवेशन करते थे तो आप वहां पर फिजिक्स के रीजन की हेल्प से करते थे कि जैसे आपने लेट्स से लाइट के केस में अगर आपने मिरर फॉर्मूला ड्राइव करा था तो आपने लाइट को माना था ना कि सीधे जाके ट्रैवल करेगी, फिर रिफ्लेक्शन का लॉ लगेगा, फिर उसके बाद ड्राइव करा था। यहां पर हमने ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगाया कि सिंपल पेंडुलम क्यों मूव कर रहा है, किस फोर्स के अंदर में कर रहा है, कोई बात नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ प्योर डायमेंशन एनालिसिस हमने इस्तेमाल करा। तो इस तरह से डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से आप फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हो। बस आपको यह पता चल जाए कि जिस क्वांटिटी को आप ड्राइव करना चाहते हो वो कौन सी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अब इस चीज पे कमांड करने के लिए एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये टॉपिक हमारा और स्ट्रांग हो सके। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं पहले आप, ताकि एक बार ये क्वेश्चन आराम से पढ़ लो। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है जो वेलोसिटी v है वाटर वेव्स की। अब वाटर वेव्स का मतलब है यहां पर समंदर मंदर के बारे में शायद बात हो रही है कि वाटर वेव्स की जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है वेव लेंथ पे। मतलब जाहिर सी बात है वेव है तो उसकी कोई ना कोई वेव लेंथ होगी। साथ ही साथ डेंसिटी ऑफ वाटर का सिंबल दिया है रो, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। हमें फॉर्मूला डिराइव करना है या डिड्यूस करना है डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से इन क्वांटिटीज के बीच में। तो आई एम प्रीटी श्योर क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया है और ये समझ में आ गया होगा कि हमें किस क्वांटिटी के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। हमें बोला गया है वाटर वेव्स की जो वेलोसिटी है ये डिपेंड करती है, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वेलोसिटी डिपेंड कर रही है वेवलेंथ, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। हमें इनके बीच में फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो अगर v इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है तो v हमारे फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और बाकी सारे टर्म राइट हैंड साइड में आएंगे और इनकी हेल्प से हम डेरिवेशन करेंगे। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे बच्चे अगर हम शुरुआत करें तो v हमें बताया गया है डिपेंड कर रहा है लैम्डा, रो और g पर। तो हम ले सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर a, रो टू द पावर b एंड g टू द पावर c। अच्छा हो सकता है कुछ बच्चों को ये सिंबल ना पता हो, ये सिंबल ग्रीक सिंबल है, इसे बोलते हैं रो, ठीक है। अब फटाफट अगर हम लोग आगे बात करें तो मेरे बच्चे प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा k। अच्छा यहां पर एक बात जरूरी है, अगर हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज कर रहे हैं तो ये जो भी हम कांस्टेंट k लाएंगे दिस k शुड बी डायमेंशनलेस। अगर इस k की अपनी कोई डायमेंशन हुई तो ये फॉर्मूला सही से ड्राइव नहीं हो पाएगा, गड़बड़ हो जाएगा वहां पर। क्योंकि अगर k की डायमेंशन हुई तो हमें फॉर्मूले में k की डायमेंशन को भी तो कंपेयर करने में यूज करना पड़ेगा, लेकिन हम तो कंपेयर सिर्फ लैम्डा, रो और g की डायमेंशन को कर रहे हैं, k को तो कंपेयर कर ही नहीं रहे। इसके लिए जरूरी है ये मानना कि k डायमेंशन लेस ही हो। अब बस कहानी को फटाफट आगे बढ़ाते। अब हमें इसके बाद क्या करना होगा, डायमेंशन कंपेयर करनी है, लेकिन डायमेंशन कंपेयर करने के लिए सब डायमेंशन लिखनी तो पड़ेगी। तो सबसे पहले डायमेंशन आएगा हमारे पास वेलोसिटी, क्योंकि v वेलोसिटी ऑफ वाटर है। अब वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है तो हमें याद रखनी है, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt टू द पावर -1। k अपने आप में एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो डायमेंशन जब लिखोगे तो k की डायमेंशन लिखने की कोई जरूरत नहीं। फिर सीधे आ जाएगा लैम्डा। लैम्डा भले चाहे सिंबल कैसा भी हो, ये भी एक ग्रीक सिंबल है, हमें उससे मतलब नहीं कि हमने पहली बार देखा है, हमें मतलब है लैम्डा रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, वेव लेंथ को, यानी एक तरह से लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लेंथ की डायमेंशन क्या होने वाली है l।
देखो आप में से हो सकता है कुछ बच्चे ये सोच रहे हो यार ये सिंबल तो हमने पहली बार देखा है, हमें कैसे पता चलेगा ये चीज क्या है। यहीं पर हमारा कॉमन सेंस काम करता है। भले चाहे सिंबल आपने पहली बार देखा है लेकिन बगल में लिख के तो आ रहा है वेवलेंथ, तो लेंथ के साथ काम करना है, लेंथ के डायमेंशन यूज कर। अब बात करते हैं रो। रो है हमारा डेंसिटी। अब डेंसिटी की डायमेंशन क्या है? अब अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप डेंसिटी की डायमेंशन ड्राइव कर सकते हो। भाई डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी की अगर डायमेंशन निकालनी है तो आप मास की डायमेंशन ले लो, ये होता है m। वॉल्यूम की डायमेंशन ये हमें याद तो बेसिक डायमेंशन है करनी पड़ेगी, एल क्यूब। तो यहां पर डेंसिटी की डायमेंशन आ गई m l की पावर -3। हमने एल क्यूब को न्यूमीटर में भेज दिया, तो डेंसिटी की डायमेंशन प्रिपेयर हुई m l टू दी पावर -3। यही डायमेंशन हम यहां पर यूज कर लेंगे। तो रो की डायमेंशन हो गई हमारे पास m l टू दी पावर -3। लेकिन फॉर्मूले में यहां पर b भी लगा है पावर में, तो ये b भी लगाना है। मैंने अक्सर देखा है बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, अगर यहां पर कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म आया है उसकी डायमेंशन निकाल के तो यहां पुट कर देते हैं, लेकिन जल्दबाजी में या आउट ऑफ प्रेशर पता नहीं क्या होता है, वो ये पावर्स जो फॉर्मूला में यूज करी है वो मिस कर जाते हैं। तो अगर आप पूरी अटेंशन देते हुए चलोगे तो ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी, और इन्हें ही अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो अक्सर यही होता है कि कई बार ना न्यूमेरिकल हमसे इसलिए गलत नहीं होता कि हम कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर रहे होते हैं, बल्कि न्यूमेरिकल इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि हम सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, मतलब एक इंसिडेंट बता दूं, आज ही का इंसिडेंट है। आज हम लोग क्लास में एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। अब आप लोगों ने, आई एम प्रीटी मच श्योर, केमिस्ट्री के अंदर मोलारिटी का टॉपिक पढ़ा होगा। तो मैंने मोलारिटी का क्वेश्चन बच्चों को दिया सॉल्व करने के लिए, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। मोलारिटी का एक फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में 100। अब उस क्वेश्चन में क्या था, मैंने बच्चों को मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ था, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ था। मास ऑफ सॉल्यूट कुछ तो मुझे याद है 27 ग्राम था, मास ऑफ सॉल्यूशन मुझे याद है कुछ तो 100 ग्राम था। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मैंने दी हुई थी 1.198 ग्राम पर ml, और जो सल्यूट का मोलर मास था वो मैंने दिया हुआ था 98। अब मैंने कहा था बच्चों को कि फॉर्मूला, मतलब ये मोलारिटी कैलकुलेट करो। बहुत सारे बच्चों ने क्या करा, मास रखा, मोलर मास रखा, और वॉल्यूम जो सोल्यूशन का है वो जल्दबाजी में ये 100 देख रहे थे, फटाफट ये 100 रख रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर 100 रख दोगे तो जल्दी कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस चक्कर में बहुत सारे बच्चों का गलत आंसर आया। अब यहां पर देखो जल्दबाजी में तो इसलिए मिस्टेक हुई है, अगर आप ध्यान से देखो ये मास ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है और आप इसे वॉल्यूम की जगह पे क्यों रख रहे हो? बस क्योंकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। बस इसी थॉट में सिली मिस्टेक हो गई और कहानी गड़बड़ हो गई। जबकि करना क्या था, पहले मास ऑफ सोल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन से वॉल्यूम निकालना था, फिर आगे करना था। तो ये गलती जल्दबाजी में ही हुई है। वही मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर भी अक्सर हमसे यही गलती होती है कि यहां पर रो का हमने डायमेंशन निकाला और जल्दबाजी में हम बी रखना भूल जाते हैं। ये पावर्स भी हमें रखनी है, ये हमें अच्छे से याद रखना है। बाकी अब आगे अगला टर्म जी आ गया। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या आ जाएगी? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन हो गई LT-2। अब इसके ऊपर पावर क्या आ गया? C। अब हम अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं, L के सारे टर्म्स एक साथ कर देंगे राइट हैंड साइड पे, M के सारे टर्म एक साथ कर देंगे और T के सारे टर्म एक साथ कर देंगे, ताकि कंपैरिजन करना हमारे लिए काफी इजी हो जाए। तो फटाफट अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पेन का कलर एक मिनट चेंज कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो डायमेंशन है वो है LT⁻⁻1। राइट हैंड साइड पे L के सारे टर्म एक साथ करते हैं। तो यहाँ पे L के ऊपर पावर A है, यहाँ पर L के ऊपर पावर -3 और पावर B है, तो पूरी पावर हो जाएगी L⁻⁻3B। ऐसे यहाँ पर L के ऊपर पावर C है। तो अगर ये तीनों L के टर्म्स हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? L⁻A पावर -3B और पावर C, ये सब ऐड हो जाएंगे, तो हम A -3B और C को ऐड कर देंगे। फिर ऐसे ही हम लोग मास का टर्म लेते हैं। अब मास के ऊपर यहाँ पर पावर कितनी है? B, तो हमारे पास मास के टर्म के ऊपर पावर आ जाएगी B। साथ में हमारे पास यहाँ पर टाइम का टर्म दे रखा है, तो टाइम की डायमेंशन है -2 की पावर C, तो टाइम के ऊपर डायमेंशन आ गई -2C। अब बस हम दोनों साइड पर सारी डायमेंशंस को कंपेयर करके अपने रिजल्ट निकाल लेंगे। फटाफट अभी कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो लेंथ की डायमेंशन 1 आ रही है, राइट हैंड साइड पे लेंथ की डायमेंशन A -3B + C है। तो L के डायमेंशन को कंपेयर करेंगे तो कायदे से A, B और C में ये रिलेशन बनेगा। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारे पास 3 वेरिएबल है। अब मैथ का एक रूल बड़ा सिंपल होता है, क्वेश्चन में जितने वेरिएबल होते हैं आपको सॉल्व करने के लिए उस क्वेश्चन को उतने ही इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो अगर यहाँ पर 3 वेरिएबल है, समहाउ 3 इक्वेशंस बनानी ही बनानी है। तो यहाँ पर आ गया A -3B + C, इक्वेशन नंबर 1। M के ऊपर पावर B है, यहाँ पर M का कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब B की वैल्यू आनी चाहिए 0।
और t की पावर -2c है, यहाँ पे t की पावर -1 है, तो इसका मतलब -2c -1 के बराबर होना चाहिए, माइनस से माइनस कैंसल, c की वैल्यू आ गई 1/2। c की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 1/2, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब एक काम करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को हम पहले फॉर्मूले में रख देते हैं, और अगर हम पहले फॉर्मूले में रखें तो a की वैल्यू भी हमें यहां पर मिल जाएगी। तो a -3 इंटू 0 प्लस c की जगह पर हम डाल देंगे 1/2 इज इक्वल टू में आ रहा है 1। अब मेरे बच्चे यहां पर हम देखें 3 इंटू 0, ये तो टर्म 0 हो जाएगा, प्लस हाफ को उधर भेजेंगे तो -हाफ हो गया, तो 1 माइनस हाफ, और 1 में से आप हाफ माइनस करोगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा 1/2। अब ये हो गई हमारी a की वैल्यू, तो हमें a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई और c की वैल्यू भी मिल गई। तो हम लोग बस अब यही काम करने वाले, छोटा सा, a की वैल्यू आई है 1/2, b की वैल्यू आई है 0 और c की वैल्यू भी आई है मेरे बच्चे 1/2। हम इसे पुट कर देंगे जो हमारी डिजायर्ड इक्वेशन है। डिजायर्ड इक्वेशन है v इज इक्वल टू k लैम्डा टू द पावर a रो टू द पावर b एंड g टू द पावर c। बस यही काम करना है अपने को। अब ये पुट करते हुए चलते हैं अपन, v इज इक्वल टू आ जाएगा k लैम्डा टू द पावर a, फिर अपने पास क्या है रो टू द पावर b एंड g टू द पावर c। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा k लैम्डा a की जगह पर 1/2, रो b की जगह पर 0 और g टू दी पावर c की जगह पर 1/2। तो रो के ऊपर पावर अगर 0 आ रही है, इसका मतलब ये टर्म हमारे फॉर्मूले से बाहर निकल जाएगा। तो v इज इक्वल टू आएगा k लैम्डा टू दी पावर 1/2 इंटू जी टू दी पावर 1/2। देखिए अगले पेज पे जगह है क्या? बिल्कुल है, तो आगे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको मैथ का एक रूल पता होगा बड़ा सिंपल सा, कि अगर a की पावर m इंटू में b की पावर m दे रखा है, यानी पावर सेम है पर बेस डिफरेंट है, तो पावर अगर सेम है बेस डिफरेंट और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इन बेस को आपस में एक ही ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर लगा सकते हैं। अच्छा ऐसा जल्दबाजी में मत करना कि हम स्क्वायर कर दिया, ना ना ना, मैथ ये बोलती है अगर दो डिफरेंट बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेम पावर पे, तो आप उन्हें एक ही ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके वो कॉमन पावर लगा सकते हो। भाई आपने पढ़ा हो ना उल्टा रूल, कि अगर a इंटू बी की पावर m है तो m को इन दोनों पावर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो हम उसका उल्टा कर रहे हैं बस। तो ये प्रॉपर्टी यहां यूज करते हैं, लैम्डा की पावर 1/2 है, g की पावर 1/2 है, तो अब इन दोनों को अपन क्या करेंगे एक साथ एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो v का रिजल्ट आएगा k लैम्डा इंटू जी टू दी पावर 1/2। अब आपको पता है स्क्वायर 1/2 को आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट, तो k आ गया स्क्वायर रूट के अंदर l इंटू जी, ये अपना फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अच्छा इस फॉर्मूले में हमें k की वैल्यू नहीं दी है, तो हम बिना k की वैल्यू के ही अपने आंसर को लिखेंगे। क्वेश्चन में अगर k दिया होता, जैसे पिछले केस में ना k हमें पता था, हमने रख दिया, इस केस में क्वेश्चन में ना हमें k पता है ना ही हमें दिया है, तो हम इसे नहीं रख सकते, यहीं पर हमें अपना आंसर छोड़ना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला ड्राइव करने वाले तरीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें अच्छे से याद रखना, मिस मत करना, ठीक है। बाकी अपनी कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं। अच्छा हम लोगों ने ये देख लिया कि डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से कैसे हम लोग फिजिक्स के फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं बिना कोई कॉन्सेप्ट लगाए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं मेरे बच्चे, डायमेंशन एनालिसिस का दूसरा यूज करने वाले हैं, जो कि है यूनिट कन्वर्जन में। जैसे आपको पता है ना कि बहुत सारी अलग अलग फिजिक्स की क्वांटिटीज होती हैं, जिनको आप अलग अलग यूनिट में निकालोगे तो उसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। जैसे आपको पता है लेंथ है, अगर लेट से दो सिटीज के बीच की डिस्टेंस है, आप उसे किलोमीटर में भी नाप सकते हो और मीटर में भी, तो यूनिट कन्वर्ट कर रहे हो आप। ऐसे ही आप फोर्स को न्यूटन में भी मेजर कर सकते हो, डाइन में भी। तो ये पता है आपको अलग अलग यूनिट है, न्यूटन होता है एसआई सिस्टम और डाइन होता है सीजीएस सिस्टम। और हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा है कि 1 न्यूटन में, ठीक है, आई एम प्रीटी मच श्योर क्लास 9-10 में आपने पढ़ा होगा 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होते हैं। अब दरअसल में ये छोटे छोटे वैल्यूज के कन्वर्जन करना तो हमारे लिए बड़ा आसान है, पर कई बार बड़े आड़े टेढ़े कन्वर्जन आते हैं। हो सकता है कई बार एक क्वांटिटी में कई सारी क्वांटिटीज का कन्वर्जन यूनिट का करना पड़े, और तब अगर बिना सिस्टम के करोगे तो सिली मिस्टेक्स जाहिर सी बात है आपको पता है बहुत हो सकती हैं आपसे। तो इसीलिए डायमेंशन एनालिसिस आपको एक मेथड अवेल कराता है ज्यादा सिस्टमैटिक, जिसमें आप यूनिट कन्वर्जन कर सकते हो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। कैसे कर सकते हो? आइडिया बड़ा सिंपल है। देखो मेरे बच्चे एक बात बताओ, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं यार फोर्स की डायमेंशन क्या है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद होगा इसकी डायमेंशन होती है ml2t-2। जरा नोटिस करो, जब आप सॉरी mlt-2, मैंने गलती से ml2t-2 बोल दिया, ml2t-2 तो मेरे बच्चे वर्क या एनर्जी की डायमेंशन हो जाएगी। तो फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2। अब नोटिस करो जब आप फोर्स की डायमेंशन लिखते हो तो आप ये बता रहे हो कि फोर्स कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। फोर्स मास के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर टाइम की पावर -2 के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये हर यूनिट में डिपेंड करेगा।
और यहां पर यूनिट मेंशन नहीं है। हमें ये तो पता है कि फोर्स की डायमेंशन हमेशा ये रहेगी, पर यहां पर कोई यूनिट मेंशन नहीं है। अगर आप मास की यहां पर यूनिट मेंशन कर दो, लेंथ की यूनिट मेंशन कर दो, टाइम की यूनिट मेंशन कर दो, तो फोर्स की एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर उसकी वैल्यू आने लगेगी। तो हम लोग इसी बात का फायदा उठाते हैं कि दरअसल में जो कोई भी डायमेंशन हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की लिखते हैं तो उस डायमेंशन में कोई यूनिट नहीं आती, लेकिन हम चाहें तो उस डायमेंशन को यूनिट के टर्म्स में लिख सकते हैं। आप यहां पर मास की कोई पर्टिकुलर डायमेंशन यूनिट डाल सकते हो, केजी, ग्राम, जो भी आपकी मर्जी। आप लेंथ की कोई डायमेंशन डाल सकते हो, ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी आपको गिवन हो। टाइम की कोई भी डायमेंशन डाल सकते हो। और इस पर्टिकुलर वैल्यू को अगर आप दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको पता है कि आप फोर्स को किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखो, डायमेंशन यही रहेगी। और डायमेंशन अगर यही रहेगी तो इसी चीज का फायदा उठाकर हम यूनिट कन्वर्जन करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे? आइडिया बड़ा सिंपल चलता है। दरअसल में जैसे मान लो आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दी गई है इन 1 यूनिट सिस्टम। तो अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इन 1 यूनिट सिस्टम दी गई है तो मेरे बच्चे उसको हम लिखेंगे कैसे? उसको लिखने का तरीका बड़ा सिंपल होगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर किसी यूनिट सिस्टम में अगर आपको लिखना है तो मेरे बच्चे उसकी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, साथ में मल्टीप्लाई में आएगी उसकी यूनिट। जैसे फोर्स को आप बताते हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो जैसे अगर आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो अगर आप कभी ये बता रहे हो कि आप 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो बेसिकली में आप यही तो बताते हो कि आप 20 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का फोर्स लगा रहे हो। तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब बताते हो तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, साथ में हमारे पास एक यूनिट होती है। जब आप इस फिजिकल क्वांटिटी को किसी और यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो यूनिट्स बदलेंगी, डायमेंशन नहीं बदलेगी। जो डायमेंशन यहां होंगी वही डायमेंशन यहां पर भी होंगी, लेकिन यूनिट बदलेगी। और अगर यूनिट बदली तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदलेगी। हाँ, लेकिन क्वांटिटी तो सेम रहेगी ना। और क्वांटिटी अगर सेम रहेगी तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी आने वाली है, फिजिकल क्वांटिटी जो आने वाली है इन अदर यूनिट सिस्टम, वो दोनों डायमेंशन वाइज बराबर ही आने वाले हैं। तो हम बोल सकते हैं कि उसकी वैल्यू आएगी N2U2। और क्योंकि आप दोनों सेम ही चीजों को मेजर कर रहे हो, ये दोनों अलग अलग यूनिट सिस्टम में आप सेम चीज को मेजर कर रहे हो, तो उनकी पूरी की पूरी वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो यहां पर अगर आप यूनिट को बदल दोगे तो यहां पर जैसे आपको मान लो यूनिट यहां पर SI सिस्टम में दिया, यहां पर CJ सिस्टम में, तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पर आ रही है वो न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पर चेंज हो जाएगी। और इस तरह से आप एक यूनिट को दूसरे यूनिट में आसानी से कन्वर्ट कर पाओगे। अभी एक डेमोन्स्ट्रेशन से बताता हूं, हो सकता है अभी ये चीज कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो तो आपको पता चलेगा बहुत ही सिंपल तरीका होता है। हाँ, लेकिन एक बात बता दूं, इसे अप्लाई कैसे करते हो। यहां पर आप जो भी यूनिट ले रहे हो वो दरअसल में आप डायमेंशन के टर्म्स में लिखना, जो गिवन यूनिट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग। ऐसे यहां पर भी अब एक आध एग्जांपल से मैं बताता हूं तो आपको बेटर समझ में आएगा कि इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कैसे करने वाले। फिलहाल आइडिया क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट यूनिट सिस्टम में मल्टीप्लाई करोगे उस सिस्टम में यूनिट से, तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू इन अनदर यूनिट सिस्टम आएगा मल्टीप्लाई बाय उस यूनिट सिस्टम में जितनी भी यूनिट्स हैं उस फिजिकल क्वांटिटी की। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन आपको दिया गया, बड़े आराम से करते हैं और देखना कितना जाना पहचाना सा क्वेश्चन है। आपने ऐसी चीजें करी होंगी शायद, आई एम प्रीटी श्योर 9th क्लास में, और आप कितने आराम से इसे कर पाओगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G कि हमें CGS सिस्टम में वैल्यू दी है 6.67 इंटू 10⁻⁻8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। हमें कैलकुलेट करना है ये वैल्यू को SI यूनिट में। तो हमें CGS सिस्टम में यानी CGS यूनिट में वैल्यू दी है, तो हमें एक यूनिट सिस्टम दिया है CGS, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है। हमें ये फाइंड करना है मेरे बच्चे SI सिस्टम में। तो हमें पता है SI सिस्टम में देखो यहां पर हमारे पास फोर्स आ रहा है, ठीक है भाई, डाइन फोर्स की यूनिट है, तो कायदे से SI सिस्टम में फोर्स की यूनिट हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि यूनिट तो मतलब जो डायमेंशन है, जो चीजें हैं वो तो सेम ही रहेगी ना भाई। अगर यहां पर लेंथ आया है तो यहां भी लेंथ आना चाहिए, यहां अगर मास आया है तो यहां भी मास आना चाहिए, यहां अगर फोर्स आया है तो यहां भी फोर्स आना चाहिए। चीजें तो सेम ही रहेंगी ना, उनकी भले से यूनिट बदले, ठीक है। तो यहां पर वही काम करेंगे, अगर यहां पर फोर्स आया है तो हम यहां पर भी फोर्स की यूनिट लेंगे। तो फोर्स की यूनिट हमें पता है SI सिस्टम में क्या आने वाली है, न्यूटन। ऐसे हम लोग आगे अगर बात करें तो लेंथ यहां पर हमारे पास आ रहा है सेंटीमीटर में, तो हमारे पास यहां पर भी लेंथ आनी चाहिए। तो लेंथ की यूनिट क्या बनेगी, लेंथ की यूनिट बन जाएगी मेरे बच्चे मीटर SI सिस्टम में। मास भी हमारे पास है, तो मास की जो यूनिट बनेगी SI सिस्टम में वो बन जाएगी अपने पास kg। बस अपनी कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं। अब यूनिट कन्वर्जन का रूल कहता है कि
किन्हीं भी दो यूनिट सिस्टम में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का N1U1 बराबर आना चाहिए N2U2 के। N1 पहले यूनिट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है, N2 दूसरे यूनिट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो यहां पर हमें सीजीएस में ये दे रखा है, सीजीएस में वैल्यू रख दो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। यूनिट यहां पर हमें क्या दे रखी है, टाइम, सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम टू दी पावर -2। हमें N2 निकालना है, लेकिन हमें ये यूनिट N2 पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि ये किस यूनिट सिस्टम में निकालना है। ये हमें निकालना है SI यूनिट सिस्टम में। और SI यूनिट सिस्टम में यहां पर अगर हमारे पास फोर्स आया है तो राइट हैंड साइड पे भी फोर्स आना चाहिए। और SI सिस्टम में फोर्स की जो यूनिट आएगी वो आएगी न्यूटन। साथ में अगर पहले वाले यूनिट सिस्टम में हमारे पास यहां पे लेंथ आया है तो राइट हैंड साइड पे भी लेंथ आना चाहिए, बस वो SI सिस्टम में आना चाहिए। और SI सिस्टम में वो लेंथ में क्या आ जाएगा, मीटर। साथ में अगर यहां पर मास आया है तो SI सिस्टम में जो हमें मास चाहिए वो हम ले लेंगे, और मास यहां पर आ जाएगा केजी में, तो यहां पर केजी की पावर आ जाएगी -2। बस अब हमें N2 की वैल्यू निकालनी है। N2 की वैल्यू निकालने के लिए न्यूटन, मीटर और केजी को टाइम, सेंटीमीटर और ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि इनको आराम से काटा पीटा जा सके और आंसर निकाला जा सके। अच्छा, N2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, तो कायदे से हमें ये सारी यूनिट कैंसिल आउट करनी है, और इन्हें कैंसिल आउट करने के लिए ही यहां पर यूनिट कन्वर्जन हमें करना होगा। अब कैसे करेंगे, हम न्यूटन, मीटर और केजी की पावर -2 को इधर भेज देते हैं। तो यहां पर वैल्यू आई 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -8। टाइम के अपॉन में लिख देते हैं मेरे बच्चे न्यूटन। अच्छा, न्यूटन को एक काम करते हैं 1 न्यूटन लिख देते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू भी तो कुछ भेजनी पड़ेगी, यूनिट थोड़ी अपने आप आएगी। और यहां पर सब में मल्टीप्लाई में 1 मान लो, क्योंकि 1 में से 1 एज्यूम करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे यहां पर अच्छा मीटर स्क्वायर आना चाहिए था मेरे बच्चे, यहां पर अगर लेंथ का स्क्वायर है तो यहां पे मीटर स्क्वायर आना चाहिए, तो यहां पर 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। साथ में ग्राम की पावर -2 तो डिवाइड में 1, केजी की पावर -2, ये आ जाएगी मेरे बच्चे N2 की वैल्यू। अब हमारी मर्जी, हम चाहे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें या मीटर को सेंटीमीटर में। मेरे लिए आसान ज्यादा है मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना। तो मैं इस कन्वर्जन की हेल्प से N2 की वैल्यू निकालूंगा। तो अपने पास रिजल्ट आ रहा है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -8। अब एक काम करेंगे, जितनी भी सेम टाइप की यूनिट्स है उन्हें एक साथ ब्रैकेट में लिख लेते हैं सॉल्व करने के लिए। टाइम के अपॉन में 1 न्यूटन है। अब 1 न्यूटन में अभी मैंने आपको बताया कि 1 न्यूटन में 10 टू दी पावर 5 डाइन होते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको याद भी होगा। तो यहां पर आपने ये वैल्यू डाल दी। मल्टीप्लाई में मेरे बच्चे सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 1 मीटर स्क्वायर है, तो यहां पर पावर सेम है। और 1 मीटर को मेरे बच्चे हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। ये हमने कर लिया मल्टीप्लाई में। न्यूमेटर में यहां पर ग्राम है, डिनोमिनेटर में केजी की पावर -2 है, पावर सेम है, तो हम एक काम करते हैं, इन्हें एक साथ एक ही ब्रैकेट में लिख देते हैं पावर में। हाँ, केजी को ग्राम में अगर कन्वर्ट करा तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 10 टू दी पावर -3। यहां पर आ गया 10 टू दी पावर -3 ग्राम। अब ये किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर आएगा, N2 के बराबर आ जाएगा। बस अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना बचा है हमें। देखो अल्टीमेट गोल था सारी यूनिट्स कैंसिल आउट करना। डाइन से डाइन कैंसिल, न्यूमेरिकल में न्यूमेटर में बचा 1, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। बस इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -8 मल्टीप्लाई में आ रहा है 1/10 टू दी पावर 5। यहां पर 10 की पावर 2 का स्क्वायर है तो आएगा 1/10 की पावर 4। मल्टीप्लाई में 10 की पावर -3 है, -3 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा मेरे बच्चे 10 की पावर 6। ये आ गया N2 के बराबर। अब 10 की पावर 5, 10 की पावर 4, 10 की पावर 6 ये सब अगर मल्टीप्लाई में है तो ये सब आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 1/10 की पावर 5 + 4 9, 9 1 10 5 15, तो ये आ गया 10 की पावर -15। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है? सब कुछ तो यार मुझे लग रहा है सही जा रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सारी न्यूमेरिकल वैल्यू तो सही जा रही है। अच्छा, एक गड़बड़ हो गई है ना, केजी को जब मैंने ग्राम में कन्वर्ट करा है तो 10 की पावर -3 ले लिया जल्दबाजी में, ये 10 की पावर 3 होना चाहिए। और 10 की पावर 3 की पावर -2 करोगे तो ये -6 आएगा, और अगर ये -6 आया तो 5 + 4 9, और 9 और -6, 9 और -6 अपने पास बन जाएगा 3। ये आ गया N2 के बराबर। अब 10 की पावर -3 को न्यूमेटर में अगर हम भेजेंगे तो ये पावर भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये आ जाएगी 10 की पावर -3, और 10 की पावर -8, 10 की पावर -3 ये दोनों बेस सेम है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 8 पावर ऐड हो जाएंगी, -8 और -3 को हम ऐड करेंगे तो -11 आ जाएगा,
तो अपने पास आंसर आएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, और ये हमारी आ गई N2 की वैल्यू। तो अगर हम लोग G की वैल्यू SI सिस्टम में निकाले तो वो क्या आ जाएगा, N2 की जगह आ जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, और SI सिस्टम में हमें मास, हमें फोर्स चाहिए, फोर्स आ जाएगा न्यूटन, लेंथ चाहिए वो आ जाएगा मीटर, और हमें यहाँ पर साथ ही साथ मास चाहिए वो आ जाएगा ग्राम। तो हमें यहाँ यूनिट मिलेगी न्यूटन, साथ में क्या मिलेगा, मीटर स्क्वायर, और ग्राम की जगह केजी टू द पावर माइनस 2। तो इस तरह से आप किसी भी बड़ी क्वांटिटी को बड़े आराम से यूनिट कन्वर्जन करा सकते हो डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से। ऐसे ही आगे अगर बात करें, जैसे यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है कि आपको क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट, ये आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी है 60, और यूनिट दे रखी है जूल पर मिनट। तो जूल पर मिनट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है 60, हमें एक ऐसे सिस्टम में इस वैल्यू को निकालना है जिसमें 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट बेस यूनिट होनी चाहिए। यानी कुल मिला के हमें ये आंसर कन्वर्ट करना है ग्राम, सेंटीमीटर और मिनट के अंदर। करते हैं इसको फटाफट बड़े आराम से। तो इसमें भी कहानी वही रहेगी कि दरअसल में N1U1 N2U2 के बराबर आने वाला है। अच्छा, अब यहां पर हम कोई भी चीज अप्लाई करें उससे पहले थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखो, फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक रूल होता है मेरे बच्चे, कि फॉर्मूले आप फिजिक्स में बाद में लगाते हो, क्वेश्चन को पहले आप एक नजर देखते हो, मतलब कॉन्सेप्ट उसमें पहले लगाने की कोशिश करोगे कि ये चीज ऐसे लगेगी, ये चीज ऐसे लगेगी। जब आपको सारा आइडिया क्लियर हो जाए तो आप क्या करना, न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करना। जैसे नहीं, अगर आप लोगों ने कोडा फैक्ट्री देखा हो, मतलब बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ सीजन है, तो उस सीजन में जो एक डायलॉग आता है ना उस बच्चे का, मीना का, कि अगर फिजिक्स का कोई तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और उसमें एक फिगर दे रखा है तो सीधे क्वेश्चन पढ़ने मतलब जो पहले फिगर को एनालाइज करो। ये बात बहुत सही, मतलब इसको एक्स्ट्रापोलेट अगर करो तो आप ऐसा सोचो कि अगर फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और वो आसान न्यूमेरिकल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि बस फॉर्मूले में वैल्यू रख के आंसर आने वाला है, तो अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लग रहा है कि हाँ फॉर्मूले में वैल्यू करके सीधे आंसर नहीं आएगा, तो पहले क्वेश्चन को एनालाइज करो। अब ये बात मैं इस मोमेंट पे भी आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप यहां पे सीधे क्वेश्चन पे इस फॉर्मूले से अटैक करने बैठ गए, मतलब इस फॉर्मूले से अटैक करने बैठ गए, ऐसे शायद दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, ऐसे दिख गया होगा, अगर इस फॉर्मूले से अटैक करने बैठ गए तो मेरे बच्चे ये तुरंत सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा मतलब सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। दिमाग कहां पे लगाना है, अगर आप ध्यान से देखो यहां पर जो 60 वैल्यू दे रखी है जूल पर मिनट में दे रखी है। अब जूल खुद अपने आप में एक ऐसा यूनिट है, पर ये मिनट भाई साहब ऐसा यूनिट नहीं है, ये किसी और ही किसी यूनिट का पार्ट है। और यहां पर तो चलो ग्राम, सेंटीमीटर, मिनट हमें रैंडमली दे रखा है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें दी है जिसको हमें कन्वर्ट करना है, वही पूरा एक परफेक्ट सिस्टम में नहीं है भाई। एसआई सिस्टम में अगर जूल लिया है तो यहां पर जो टाइम आया होगा वो सेकंड में लिया होगा, लेकिन यहां पर जो टाइम है वो मिनट में दे रखा है। तो अगर हम पहले इसको पूरा एसआई सिस्टम में बना ले, पूरा एक यूनिफॉर्म सिस्टम में बना ले, तो कन्वर्जन करना हमारे लिए कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन में जानबूझ के आपको ये बात ऐसी दी गई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना फॉर्मुलों के पीछे इतना भागते हैं कि सीधे इस फॉर्मुले पे जंप कर जाएंगे और बस उसके चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मतलब गलत नहीं होगा, अगर आप दिमाग लगा ले गए तो पक्का आगे थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, लेकिन मुश्किल हो जाएगी। अगर आप पहले थोड़ा सा ध्यान दे लो कि यार जूल तो मेरे भाई क्या है, डिफरेंट यूनिट सिस्टम है, एसआई सिस्टम है पूरा, बट यहां पर मिनट हमें एक अलग सिस्टम में दे रखा है, तो पहले एक बार इसको यूनिफॉर्म बनाते हैं, इसको पूरा एसआई में लाते हैं। तो अगर इसको पूरा एसआई में लाएंगे तो इस 1 मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, बड़े आराम से यूनिटरी मेथड से करेंगे। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस 1 मिनट की वैल्यू में हमारे पास 60 जूल है कोई चीज। तो एक बात बताओ, 1 मिनट का मतलब है हमारे पास 60 सेकेंड के अंदर यहां पर 60 जूल एनर्जी या जो भी चीज है वो हो रही होगी, और हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो 60 जूल पर मिनट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दरअसल में क्या आना चाहिए, 1 जूल पर सेकंड। और कुछ बच्चे मेरे से भी ज्यादा समझदार और क्विक होंगे, वो समझ गए होंगे, अरे सर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर में 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका जूल पर सेकंड में आ जाएगा। हाँ वो भी कर सकते हो, बस ये तो मैंने दिखा दिया कि ऐसे करते हो। ठीक है, तो हमें पता है 60 जूल पर मिनट दरअसल में 1 जूल पर सेकंड है। अब ये दरअसल में पूरा अपने आप में एक एसआई सिस्टम में आ गया, जूल और सेकंड में। जूल में भी लेंथ, मास और जो टाइम लेंगे वो के मतलब एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग आएगा, फिर बाकी इसमें कन्वर्ट करना है। अब फटाफट करते हैं। अच्छा, अब लेकिन यार जूल, ठीक है, जूल हमें एनर्जी की यूनिट दे रखी है,
लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी एनर्जी यूनिट नहीं दे रखी है, यानी यहाँ पर हमें U2 जो निकालना है वो ग्राम सेंटीमीटर और मिनट में निकालना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एनर्जी के टर्म में कैसे आएगा। तो यहाँ पर ही वही तरीका हम अपनाएंगे। हमें पता है कि N1 U1 N2 U2 के बराबर है। अब यहाँ पर जो भी यूनिट्स होंगी इनकी डायमेंशंस तो सेम ही होंगी ना, डायमेंशन तो अलग नहीं हो सकती, यूनिट सिस्टम अलग हो सकता है। जैसे मैंने यहां पर आपको बताया था कि फोर्स की डायमेंशन हमेशा यही रहने वाली है, चाहे तुम डाइन में निकालो इसको, चाहे आप इसे न्यूटन में निकालो, चाहे एसआई में निकालो, चाहे सीजीएस में, वही काम यहां पर करेंगे, क्योंकि यहां पर वो काम करने से प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व होगी और बच्चे यही क्लिक नहीं करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, N1, अब U1 क्या है, पहला यूनिट सिस्टम है, इसको हम दरअसल में डायमेंशन के टर्म में लिखते हैं। तो डायमेंशन हमें किसकी चाहिए होगी, जूल डिवाइडेड बाय सेकंड। अब जूल की डायमेंशन क्या होती है मेरे बच्चे, जूल की डायमेंशन होती है mL2T-2। लेकिन ये पहले यूनिट सिस्टम में है तो हम बोलेंगे मास जो लेंगे पहले यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग लेंगे, जो लेंथ लेंगे वो पहले यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग लेंगे, जो टाइम लेंगे वो पहले यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग लेंगे। लेकिन अभी हमने बस जूल की यूनिट लिखी है, जूल की डायमेंशन लिखी है, हमें तो अभी अपॉन में टाइम की डायमेंशन भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर सेकंड है, तो अपॉन में हम साथ में क्या ले लेंगे, T1। अब T1 और T1 आप डिवाइड, मतलब T1 की पावर -2 को T1 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट हमें मिलेगा T1 की पावर -3। अब कहानी मेरे बच्चे बड़े आसान है, यहां पर हमारे पास N2 आया, U2 क्या लेंगे, अब U2 में जो डायमेंशन आएगी वो यही होगी, बस यूनिट अलग होगी, मतलब मास की जगह पर मास आएगा, यूनिट अलग आएगी, लेंथ की जगह पर लेंथ आएगा, यूनिट अलग आएगी, टाइम की जगह पर टाइम आएगा, यूनिट अलग आएगी, इसलिए M2 L2 और T2 नाम दे दिया इनका। अब हमें M1 पता है SI सिस्टम में है, L1 पता है SI सिस्टम में, T1 पता है SI सिस्टम में, हमें कैसे पता, अरे भाई सब कुछ ले आया ना SI सिस्टम में। तो N1 की जगह पर क्या रख दें, N1 की जगह पे मेरे बच्चे हम लोग रख दें 1। अब M1 हमें केजी में दे रखा है, SI सिस्टम में लेंथ हमें मीटर में दे रखी है, टाइम हमें सेकंड में दे रखा है, N2 हमें निकालना है, मास क्वेश्चन में हमें बोला गया है 100 ग्राम में चाहिए, तो हम लोग यहां पर मास को सीधे मेरे बच्चे पुट करेंगे 100 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम ही हमारी बेस यूनिट है। लेंथ को हमें 100 सेंटीमीटर में निकालना है, तो हम लोग यहां पर लेंथ की जगह पे सीधे रखेंगे 100 सेंटीमीटर, क्योंकि यही हमारी बेस यूनिट है। साथ में टाइम हमें चाहिए मेरे बच्चे मिनट में, 1 मिनट, तो यहां पर हम लोग यहां पर रख देंगे 1 मिनट और इसकी पावर आ जाएगी -3। अब N2 हमें निकालना है, तो ये पूरे नंबर यहां पर हम डिवाइड में भेज देते हैं, कैलकुलेशन बड़े आराम से करेंगे। 1 मास के डिनोमिनेटर में मास का टर्म भेजते हैं, तो केजी डिवाइडेड बाय 100 ग्राम, ये इधर आ गया, मल्टीप्लाई में लेंथ के डिनोमिनेटर में लेंथ का टर्म भेजते हैं, तो मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, और इन दोनों के ऊपर पावर 2 है तो इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 आ जाएगी। साथ में टाइम का टर्म एक साथ लिख देते हैं, सेकंड डिवाइडेड बाय 1 मिनट, और इन दोनों के ऊपर पावर -3 है तो यहाँ पे -3 आ गया और ये N2 की वैल्यू आ गया। अब N2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू आने वाली, इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, तो इसका मतलब ये सारी यूनिट्स कैंसल आउट होनी चाहिए, और इन यूनिट्स को कैंसल आउट करने के लिए केजी को ग्राम में बदल दो, मीटर को सेंटीमीटर में और मिनट को सेकंड में, ताकि ये सब कुछ कट पिट जाए। बस यही काम हमें आगे करना है और इससे हमारे N2 की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 केजी को आप रख सकते हो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम, मल्टीप्लाई में मीटर को आप रख सकते हो मेरे बच्चे 100 सेंटीमीटर, डिवाइड में अपने पास मेरे बच्चे क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। अरे यहाँ तो भाई हमारी लॉटरी लग गई, ये तो पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर सेकंड को कन्वर्ट करने से आसान है, मिनट को कन्वर्ट कर दो, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो आप न्यूमेरिकल, अबे न्यूमेटर में लिख दो सेकंड, डिनोमिनेटर में लिख दो 60 सेकंड और पावर आ गई -3, ये N2 के बराबर। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए अपने लिए। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो अपने पास यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू बची 1000। 100 और 100 कैंसिल, 1 आया, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई में 1/60 की पावर -3 आ रहा है और ये N2 की वैल्यू आ रहा है, तो बेसिकली में 60 न्यूमीटर में जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 60 क्यूब। अब मेरे बच्चे 60 क्यूब को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये आ गया 10 की पावर 3, 62 कैसे लिख सकते हो 6 × 10 की पावर 3। अब मेरे बच्चे 6 का क्यूब अगर आपको याद है तो आपका टाइम बच जाएगा, वरना कैलकुलेट कर लो, मुझे याद है 6 का क्यूब होता है 216, साथ में 10 की पावर आ गई 3, तो मेरे बच्चे यहां से N2 की वैल्यू, अगले पेज पे जगह है क्या, नहीं है, चलो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। N2 की वैल्यू आ जाएगी 216 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6, ये आ गया N2 अपने पास। अब कोई बच्चा चाहे तो उसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखे 2.16 × 10 टू द पावर 8, वो भी चलेगा,
आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा। अगर साइंटिफिक नोटेशन में पूछा ही गया है तो आप वैसे करो। हालांकि ज्यादा बढ़िया तरीका तो ये होता है कि कोशिश करो आप जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करो, अगर टाइम है तो साइंटिफिक नोटेशन में ही करो। तो आप इसे लिख देना 2.16। अब डेसिमल अगर आपने 2 प्लेस लेफ्ट में लगाया है तो इस पावर में 2 वैल्यू बढ़ा दोगे तो 6 + 2 कर दोगे, आंसर आ जाएगा 8। तो इस तरह से कहानी चलेगी। तो यूनिट कन्वर्जन में भी आपको डायमेंशन एनालिसिस बहुत हेल्प करता है। अब इसके अलावा एक तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये आपके स्कूल एग्जाम में भी आते हैं, आजकल स्कूल के टीचर्स के फेवरेट बने हुए हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जब भी कोई किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालते थे तो जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स होती थी, मास के टर्म्स में, लेंथ के टर्म में, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती थी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इन सब के टर्म्स में निकालते थे। भाई ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने खुद ही तो बनाई है, हम इसी के टर्म में सारी चीजें निकाल रहे हैं, सारी डायमेंशन निकाल रहे हैं। अब एक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें क्या होता है, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इन्हीं को चेंज कर दिया जाता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज ही अलग हो गई। अब यहां पर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि रो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एंड फ्रीक्वेंसी न्यू आर द बेसिक क्वांटिटीज। यानी अब हम इन तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटी मान रहे हैं, ना कि मास को, लेंथ को, टेम्परेचर को, टाइम को, इसे मान रहे हैं, रो, जी एंड न्यू को। तो हमसे कहा गया है क्वेश्चन में फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो अब डायमेंशन ऑफ फोर्स हमें निकालना है रो, जी और न्यू के टर्म में। अब कहानी ये है मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कि देखो, डायमेंशन आप फंडामेंटली चाहे कुछ भी मान लो, आप मतलब फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज कुछ भी मान लो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उनकी डायमेंशंस हमेशा सेम आनी चाहिए, चाहे आप उन्हें किसी के रिस्पेक्ट में भी निकालो। तो यहां पर हमारी अप्रोच क्या होती है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, कि अगर हम फोर्स की डायमेंशन इन तीनों के टर्म में भी निकालना चाहते हैं और फोर्स की डायमेंशन और इन तीनों की डायमेंशन अगर अपनी स्टैंडर्ड डायमेंशंस में भी निकालें तो भी वो सेम ही आएंगे। बस इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे। भाई अब जाहिर सी बात है, फोर्स अगर इन तीनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या हमारे डायमेंशन के रूल के अकॉर्डिंग जो फोर्स आना चाहिए, अगर वो रो, जी और न्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो आपको पता है डायमेंशन का रूल बोलता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर अलग अलग क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है या फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन इन फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशन के पावर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो फोर्स की डायमेंशन रो की पावर के ऊपर डिपेंड करेगी। हमें पावर अभी पता नहीं है। जैसे नॉर्मली जब हम फोर्स की डायमेंशन निकालते हैं तो ml/t -2 आ रहा है ना, तो यहां पर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम, उसकी पावर -2 आ रही है ना इसकी डायमेंशन में। तो ऐसे अगर मान लो फंडामेंटल क्वांटिटी रो आ गई तो रो के ऊपर कोई ना कोई पावर तो आएगी। तो हमने मान लिया वो पावर ए है, ऐसे जी के ऊपर पावर बी आएगी और ऐसे ही न्यू जो फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर पावर सी आएगी। अब अगर हमें दरअसल में ए बी सी मिल जाए तो फोर्स की डायमेंशन में मिल जाएगी। और क्या ऐसा क्वेश्चन हमने करा है अभी? यानी फोर्स के डायमेंशन रो, जी और न्यू के टर्म में हम निकाल सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन अभी हमने करे हैं ना, ये पावर एबीसी तो निकालनी है। और कैसे निकालोगे आप? इन्हें कंपेयर, इनकी दोनों की स्टैंडर्ड डायमेंशन कंपेयर कर लो। तो अगर स्टैंडर्ड डायमेंशन करोगे कंपेयर, तो फोर्स की स्टैंडर्ड डायमेंशन होगी mlt⁻²। रो की स्टैंडर्ड डायमेंशन ml⁻3। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फंडामेंटल डायमेंशन L⁻²। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, तो फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी का सिंबल इसे न्यू पढ़ते हैं मेरे बच्चे, एक ग्रीक सिंबल है और ये आएगा टाइम की डायमेंशन की पावर -1। टाइम की डायमेंशन की पावर -1 और फॉर्मूले में पावर सी है तो फॉर्मूले में पावर सी लगा दी। अच्छा अब एक बात बताता हूँ बच्चे, कई बार बच्चों को ये लगता है कि कभी आप पावर ब्रैकेट के बाहर लगा देते, कभी अंदर लगा देते। तो देखो कायदे से तो वैसे ये होता है कि आप ब्रैकेट के अंदर ही ये पावर लगाओ, बाद में सॉल्व करने में बाहर भेजो। पर अगर इस तरह से लग भी दोगे तो खैर इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन तो आपकी सही होगी ना, बस कैलकुलेशन सही रखना। अब हम फिर से वही वाला काम करेंगे, हम लोग मास, लेंथ और टाइम के सारे टर्म्स एक साथ कर देते हैं राइट में। तो मास के सारे टर्म एक साथ, लेंथ के सारे टर्म एक साथ और टाइम के सारे टर्म एक साथ। तो मास का टर्म यहाँ पर बस एक ही जगह आ रहा है और इसमें भी इस टर्म के ऊपर होल पावर ए है, तो मास की डायमेंशन के ऊपर पावर ए आ जाएगी। अब लेंथ का टर्म यहां भी आ रहा है, यहां भी, तो यहां पर L की पावर -3 और पावर ए है, तो इस पूरे टर्म से पावर बनेगी -3 है और यहां से L के ऊपर पावर बनेगी B। L सेम बेस नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो -3A में हम B ऐड कर देंगे। और साथ में मेरे बच्चे टाइम आया,
अब टाइम की पावर यहाँ पर -2 भी आएगी और यहाँ पर -c, ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। अब माइनस माइनस आप ऐड करना चाहते हो तो उसको माइनस टर्म के साथ ही लिख दो। अब मेरे बच्चे बस यहाँ से हम कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर कंपैरिजन करें तो मास की पावर यहाँ a है, यहाँ पर मास की पावर 1 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। l की पावर यहाँ पर 1 है और l की पावर यहाँ पर -3a प्लस b है, तो यहाँ पर -3a प्लस b भी आ जाएगा 1। -2b - c, टाइम की पावर यहाँ पर -2 है और यहाँ पर -2b - c है, तो इसका मतलब -2b - c -2 के बराबर आएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब छोटा सा काम करना है बस, इक्वेशन नंबर 1 से a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा -3 × 1 प्लस b = 1। तो -3 को उधर भेजा, प्लस में हो जाएगा, b की वैल्यू आ गई 4। अब b की वैल्यू अगर 4 आ गई तो b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, इसकी हेल्प से हम c की वैल्यू निकालते हैं। तो -2 × 4 -c = -2। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये आ गया -8 - c = -2, -c = -2 प्लस 8 -c = +6। तो c की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे -6। तो अपने को a मिल गया 1, b मिल गया 4 और c मिल गया -6। अब इसी को हम यूज कर लेंगे अपने फॉर्मूले में, हम लोग पुट कर देंगे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू -6 इन डायमेंशन ऑफ फोर्स, जो कि किसके बराबर आ रहा है, डायमेंशन ऑफ फोर्स आ रहा है रो की पावर a, साथ में आ रहा है g की पावर b एंड न्यू की पावर c, g की पावर b एंड फ्रीक्वेंसी टू द पावर c। तो अब रो की इन फंडामेंटल क्वांटिटीज में जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी रो टू द पावर 1, g टू द पावर 4 एंड न्यू, अरे भाई सही से लिख जा, न्यू टू द पावर -6। आप चाहो तो न्यू को डिनोमिनेटर भेज दो, तो जो फोर्स की सही डायमेंशन बनेगी वो बनेगी रो g टू द पावर 4 न्यू टू द पावर 6, ये आ जाएगी फोर्स की डायमेंशन। और देखो भाई, डायमेंशन का फंडामेंटल आइडिया क्या होता है, डायमेंशन का फंडामेंटल आइडिया होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन अगर बेस सिस्टम के अंदर बतानी है या बेस क्वांटिटीज में बतानी है, तो उन बेस क्वांटिटीज के ऊपर कुछ ना कुछ पावर आएंगे और सब मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। तो देखो सारी चीजें मल्टीप्लाई में और कुछ ना कुछ पावर है, और जब इनको सॉल्व करोगे तो फोर्स की डायमेंशन बनेगी। और ये फोर्स की डायमेंशन स्टैंडर्ड जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उनके टर्म्स में निकालोगे तो भी मैच कर जाएगी, क्योंकि है तो फोर्स ही ना, वो वैल्यू तो नहीं बदल रही। ठीक है, तो आई एम प्रीटी मच श्योर आपको डायमेंशन एनालिसिस के ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे आइडियाज अच्छे से समझ में आए हैं। इसके ऊपर काफी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आते हैं और अक्सर बच्चे जल्दबाजी में ही गलतियां करते हैं, तो आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करना आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी आज के लेक्चर में यही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जम के पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, जो भी डाउट्स आते रहे जरूर मेरे साथ डिस्कस करते रहो। मुझ तक रीच आउट करने के सारे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से पसंद मतलब समझ में आई हैं तो अपना एप्रिसिएशन शो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आप तक ऐसा और गजब का कंटेंट पहुंचाने में, कि आपकी प्रिपरेशन में वो आपको और ज्यादा हेल्प करे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन।